और इस वीडियो में अपन एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे जो नॉन कैश कंसीडरेशन से रिलेट करता है। चलो स्टार्ट करते हैं। नॉन कैश कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? हमें कंसीडरेशन मिला लेकिन वो कैश में नहीं मिला। हम क्या करते हैं, इंड AS 115 में हमारा रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमको जो रेवेन्यू मिला, हमकी जो कमाई हुई, हमको जो मिला, कंसीडरेशन जो मिला, वो हमें पैसा नहीं मिला, हमें नॉन कैश कंसीडरेशन मिला। हम कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? व्हेन कंसीडरेशन इज फॉर्म अदर देन कैश, एग्जाम्पल शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, एडवर्टाइजिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। यानी मान लो मैंने किसी राहुल को सामान बेचा, राहुल ने मेरे को पैसे नहीं दिए, लेकिन उन्होंने क्या करा, मुझे शेयर्स दे दिए, या मेरे प्रोडक्ट को या मेरी एंटिटी को एडवर्टाइज कर दिया, या मुझे इक्विपमेंट दे दिया। तो मैं उसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन करूँ? तो मैं ऐसे डिटरमाइन करूँगा, मैं उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मुझे फेयर वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, अगर हमको फेयर वैल्यू एस्टिमेटेड है, एस्टिमेट कर सकते हैं फेयर वैल्यू, तो हम किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी आइडियली क्या होगा, जो नॉन कैश कंसिडरेशन होगा वो फेयर वैल्यू पे मेजर होगा। ठीक है। अगर हमारे पास उसकी फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है या हम एस्टिमेट नहीं कर सकते, तो हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रॉमिस्ड गुड्स या सर्विसेज पे उसको वैल्यू कर देंगे। मान लो कि मुझे राहुल जी को सामान बेचना है ₹10 लाख का, 10 लाख का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस है। उन्होंने मेरे को इक्विपमेंट दे दिया, उसकी इक्विपमेंट की फेयर वैल्यू है 10,15,000। मैं किस अमाउंट पे वो नॉन कैश कंसिडरेशन, वो इक्विपमेंट में किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूँगा? 10,15,000 पे रिकॉग्नाइज करूँगा। लेकिन मान लो अगर वो 10,15,000 की वैल्यू हमारे पास रिकॉग्नाइजेबल नहीं है, एस्टिमेट नहीं कर सकते हम अगर उस वैल्यू को, तो मैं किस पे करूँगा? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, यानी 10 लाख में उस इक्विपमेंट की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करूँगा, 10 लाख में मैं नॉन कैश कंसिडरेशन मेरा रिकॉर्ड करूँगा। यानी आइडिया में नॉन कैश कंसिडरेशन किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब इसमें एक लाइन और है, एक नोट और है, और इसी नोट पे हमारा एक क्वेश्चन बेस्ड है। इफ़ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट एंटिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी मैंने किसी एंटिटी को, मेरा जैसे मान लो कि मैं राहुल हूँ, मैंने रोहन को कहा कि मेरे को ये प्रोडक्ट सर्विस बना करके दो, और ये सामान पकड़ो, इससे बनाना। मैंने क्या करा, उसको फैसिलिटेट करा, मैंने उसको सामान दिया। तो जो रोहन है वो जो सामान को, उस गुड्स एंड सर्विसेज को किस तरह से वैल्यू करेगा? इफ़ कस्टमर गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टू फैसिलिटेट द एंटिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम ये देखेंगे कि क्या जो रोहन है, क्या जो एंटिटी है हमारी, उसका उसके पास कंट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है उन गुड्स एंड सर्विसेज का जो उसको प्रोवाइड करेगा टू फैसिलिटेट द एंटिटी फॉर फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इफ एंटिटी ऑब्टेन कंट्रोल ऑन दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड गुड्स देन इट विल बी ट्रीटेड एज नॉन कैश कंसिडरेशन। यानी मान लो कि मैं रोहन हूँ, मेरे पास एक कस्टमर आया राहुल आया मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरे लिए कार बनाओ, कार बनाने के लिए ये सामान चाहिए, खिलौने की कार की कह रहा हूँ, कार बनाने के लिए ये सामान चाहिए, उन्होंने मेरे को दे दिया, कुछ टूल्स दे दिए, मान लो कोई टूल्स उन्होंने मेरे को दे दिए कि ये टूल्स पकड़ो, ये टूल्स आपके काम आएंगे। तो मैं उन टूल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करूँ? मैं देखूंगा कि क्या मेरे पास उन टूल्स का कंट्रोल आ रहा है। अगर आ रहा है तो मैं उसको एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज करूँगा, यानी मैं उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूँगा। समझ में आ गई आपको बात? सिंपल सी लाइन थी। ठीक है, अब इसी लाइन के ऊपर अपना एक क्वेश्चन बेस्ड, जब हम क्वेश्चन करते हैं आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। MS Limited इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। अच्छा, इसमें चलो कार्स ही है। MS Limited इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। इट हैज़ अ सप्लायर ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम्स SK Limited. MS Limited places an order of 10,000 steering system on SK Limited. MS Limited ने SK Limited को बोला कि मुझे 10,000 स्टेयरिंग सिस्टम्स चाहिए साहब आपसे। क्यों? क्योंकि वो सप्लायर है स्टेयरिंग सिस्टम्स का। इट ऑल्सो एग्रीज टू पे ₹25,000 पर स्टेयरिंग सिस्टम एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूलिंग टू बी यूज इन SK प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी हमें इसमें रेवेन्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है? SK लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है। ठीक है, उन्होंने क्या करा, जो MS लिमिटेड है उन्होंने 25,000 पर स्टेयरिंग तो उसको दिए ही दिए, क्या ये तो साहब आपके पैसे हैं, और एक ये टूल्स भी आप पकड़ो, ये टूल्स आपकी स्टेयरिंग बनाने के लिए काम में आएंगे। उन्होंने क्या करा, टूल्स कंट्रीब्यूट करें। ठीक है, द टूलिंग हैज़ अ फेयर वैल्यू, टूलिंग की फेयर वैल्यू दी हुई, यानी नॉन कैश कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू दी हुई है ₹2 करोड़ एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन, यानी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग। SK लिमिटेड डिटरमाइंस दैट each steering system represents a single performance obligation and the control of the steering system transfers to MS Limited upon delivery. यानी इसका क्या मतलब हुआ कि जो कंट्रोल है, सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम ट्रांसफर्स टू MS लिमिटेड अपॉन डिलीवरी। यानी कंट्रोल किसके पास चला जाएगा? MS लिमिटेड के पास चला जाएगा। SK लिमिटेड मे यूज द टूलिंग फॉर अदर प्रोजेक्ट्स एंड डिटरमाइंस दैट इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ टूलिंग। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास कंट्रोल आ रहा है, हमारे पास कंट्रोल आ रहा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस लाइन को मत देखना, ये लाइन के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग अपनी कंफ्यूज मत करना। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, the tooling has a fair value of 2 crore. SK Limited determines that each steering system represents a single performance obligation and that control of the steering system transfers to MS Limited upon, यानी ये तो स्टेयरिंग सिस्टम की बात हो रही है,
जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला है ना उन टूल्स से जो मेन प्रोडक्ट बनने वाला स्टेयरिंग सिस्टम, उसका कंट्रोल तो वो तो जाएगा ही जाएगा। भाई एमएस लिमिटेड ने एसके लिमिटेड को क्या बोला कि आप मेरे लिए 10,000 स्टेयरिंग्स बनाओ और उसके लिए टूल पकड़ो, तो ऑब्वियस सी बात है 10,000 वो जो स्टेयरिंग वो जो बनेगा प्रोडक्ट उसका कंट्रोल तो अल्टीमेटली एमएस लिमिटेड के पास ही आना है। अपने को मेन कंट्रोल किसका चेक करना है, ये टूल्स का हमें कंट्रोल देखना है कि एसके लिमिटेड के पास ही इसका कंट्रोल रह जाता है या नहीं रह जाता है। हाँ, इसमें लिखा हुआ रह जाता है एंड डिटरमाइंस दैट इट ऑब्टेन्स द कंट्रोल ऑफ टूलिंग। यानी हमारे पास नॉन कैश कंसिडरेशन का जो हमें कंट्रीब्यूट किया गया टू फैसिलिटेट द प्रोडक्ट और सर्विस एज प्रोमिस्ड, ये वाली लाइन। इफ कस्टमर कौन, एमएस लिमिटेड, गिव्स या कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स एंड सर्विस टूल्स टू फैसिलिटेट, क्या बनाने के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसका कॉन्ट्रैक्ट, स्टेयरिंग का कॉन्ट्रैक्ट। तो इस स्टेयरिंग का अपन क्या करेंगे, सॉरी इस टूल्स का हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है। इस टूल्स को मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूँ, इस नॉन कैश कंसिडरेशन को मैं कैसे रिकॉग्नाइज करूँ, मैं इसे रिकॉग्नाइज करूँगा एज नॉन कैश कंसिडरेशन यानी एट फेयर वैल्यू, अगर मेरे पास इसका कंट्रोल आ जाता है। और यही लाइन हमें क्वेश्चन में दी हुई है, एसके लिमिटेड मे यूज द टूल फॉर अदर प्रोजेक्ट्स एंड डिटरमाइंस दैट इट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द टूलिंग। यानी इसको भी हम एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे, कौन, एसके लिमिटेड इसको एज अ नॉन कैश कंसिडरेशन ट्रीट करेगा जो कि उसको एमएस लिमिटेड से मिला और इसको इसकी फेयर वैल्यू पे मेजर कर देगा। चलो, और ये 25,000 तो उसको मिल ही रहे हैं स्टेयरिंग के, ठीक है। चलो अपन इसका आंसर देख लेते हैं। अब क्वेश्चन सिंपल सा है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें ट्रिकी हो सकती है, कोई डाउट आ सकता है, ऐसा मैंने आपको बता दिया। एज पर इंड एस 115 नॉन कैश कंसिडरेशन इज वैल्यूड एट फेयर वैल्यू if customer gives या contributes goods or service to facilitate the entity for fulfillment of contract and if entity obtains control of those contributed goods or service then treat it as non cash consideration यानी treat it at fair value। तो हमें क्या हो रहा है, 25,000 इंटू 10,000 स्टेयरिंग का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, 25 करोड़ हमारे पास आ रहे हैं, प्लस 2 करोड़ कौन से, फेयर वैल्यू ऑफ टूलिंग सिस्टम बिकॉज कंट्रोल इज ट्रांसफर्ड। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है ये रही फेयर वैल्यू किसकी, ये रही टूलिंग की फेयर वैल्यू 2 करोड़ की। तो हमारा कितने का कंसिडरेशन हो जाएगा, 27 करोड़, तो वो 27 करोड़ हमारी स्टेयरिंग की वैल्यू। हमें कितना रेवेन्यू मिलेगा, किसका रेवेन्यू है, ये एसके लिमिटेड का रेवेन्यू है, क्योंकि एसके लिमिटेड सप्लायर है ना स्टेयरिंग सिस्टम का। तो एमएस लिमिटेड एसके लिमिटेड को पेमेंट करेगा, रेवेन्यू देगा। तो एसके लिमिटेड की बुक्स में कितना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, ये तो 25,000 इंटू 10,000 स्टेयरिंग का 25 करोड़ प्लस ये नॉन कैश कंसिडरेशन 2 करोड़ की फेयर वैल्यू का टोटल कंसिडरेशन कितना हो गया, 27 करोड़ का टोटल कंसिडरेशन हो गया, टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना, सारी PDF मैं वहीं पे डालता हूँ। थैंक यू सो मच।